औद्योगिक नगरी फरीदाबाद राजस्व देने में गुरुग्राम के बाद दूसरा नंबर फरीदाबाद का आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सौतेले व्यवहार का दंश सरकार की तरफ से झेल रही है। और ऐसा दबी जुबान में जितने भी औद्योगिक संगठन हैं वो भी इस बात को स्वीकारते हैं। क्यों इस तरह की टीस उद्योगपतियों के मन में उभर रही है? हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और शहर के वरिष्ठ उद्योगपति अजय जुनेजा जी मौजूद है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। अजय जी, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद का नंबर आता है रेवेन्यू देने में, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो गुड़गांव पहले आ जाता है सरकार के लिए। रोहतक का डेवलपमेंट हमने देखा है, करनाल का डेवलपमेंट देखा है, फरीदाबाद क्यों पिछड़ा हुआ आप मानते हैं? इसमें हम जो है सरकार की ही वो रहती है, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। फरीदाबाद की जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स करने की या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात आती है तो फरीदाबाद की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार हमसे रेवेन्यू लेती है, रेवेन्यू हम फरीदाबाद जो है आज पहले नंबर 1 हुआ करता था, आज नंबर 2 पे है। जो गुड़गांव में रेवेन्यू मिलता है नंबर 1 और नंबर 2, जितना भी रेवेन्यू जाता है जीएसटी की कलेक्शन हो, पहले वैट की कलेक्शन थी वो भी हरियाणा फरीदाबाद से जाया करती थी, लेकिन उसको वापस यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पूरा हरियाणा के अंदर बाकी जगह, बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर उसको इन्वेस्ट करके उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। फरीदाबाद को उसको री इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जबकि फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज़, फरीदाबाद जो जाना जाता है बहुत पुराना शहर है, यहाँ पर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन क्योंकि यहाँ की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट नहीं किया, इसकी तरफ इसको इग्नोर किया गया, जिस करके आज यहाँ से इंडस्ट्री छोड़ के चली गई है। नई इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं है। जो इंडस्ट्री है यहाँ पर उसको बड़ी तकलीफ़ होती हैं, उसको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर की तो आज यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी नहीं है। बिजली, अपनी सड़क की बात करें तो यहाँ पर कोई सड़कें नहीं हैं। इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ पर आप गाड़ी चला नहीं सकते। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, 3-3 फुट के गड्ढे हैं। किसी को अगर बात फ़ॉरेन के किसी क्लाइंट को बुलाना हो तो बुला के आप दिखा नहीं सकते कि वो विज़िट नहीं करता है। एक्सीडेंटल के चांसेस इतने रहते हैं एक्सीडेंट्स के। फ्लाईओवर है, कनेक्टिविटी है, तो फरीदाबाद की जो हमारा, क्योंकि फरीदाबाद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेलवे लाइन के इस तरफ है, जो रेलवे लाइन के इस तरफ इंडस्ट्रियल एरिया जितना है उसको कनेक्टिविटी 3 ही फ्लाईओवर्स हैं। वो इनमें से एक फ्लाईओवर 2 वे है, बाकी सारे के सारे वो सिंगल वे है, बाकी 2 वे हैं। बाकी अगर एक पीछे जैसे नीलम फ्लाईओवर बंद हुआ तो यहाँ पे जो बल्लभगढ़ का फ्लाईओवर है इसके ऊपर इतना रश हो गया था, बाकी सारे फ्लाईओवर्स पे रश हो गया, हर जगह जाम लग जाता था, आधे आधे घंटे का जाम है। उसके लिए पीछे सरकार ने कितनी बार प्रोविज़न कर रखा है कि हम इसको 4 लेनिंग करेंगे, वो आज तक 4 लेनिंग नहीं हो रही है। अजय जी, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, कहीं आपको नहीं लगता है कि जैसे आप लोग औद्योगिक संगठन है, कार्यक्रम करते हैं 5 स्टार 5 सितारा होटल्स में, क्यों आप मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को, जो उद्योग मंत्री है, आप उस इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों नहीं इनवाइट करते हैं जहां पर टूटी सड़कों का शायद वो हाल देखेंगे तो हो सकता है उनके आगमन को लेकर ही आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए? देखिए, जहाँ तक है, अगर कोई भी सीएम हमारे यहाँ पर आता है, सीएम या डिप्टी सीएम आएगा, अगर कोई गैदरिंग करनी है तो उसको हमें इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री के अंदर तो इनवाइट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, प्रोवाइडेड ये है कि हम जितने भी सरकार, अगर सीएम चाहें, डिप्टी सीएम चाहें, तो यहाँ के ऑफिसर्स को बोल सकते हैं कि वो जाके विजिट करें। और वो ऑफिसर्स को सबकी नॉलेज में होता है, यहाँ के हमारे जो लोकल विधायक हैं उनको मालूम है, विधायकों की पूरी नॉलेज में है कि कौन सी सड़कें, कितना इंडस्ट्रियल एरिया का हाल क्या है, किस हालत में पड़ा हुआ है, किस तरीके से। हम उनको रेगुलर मिलते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं और सबको बोलते रहते हैं हमारी जो डिमांड्स हैं। अगर हमारे पास पीछे दुष्यंत चौटाला जी आए थे, डिप्टी सीएम साहब, तो हमने उनके सामने भी रखी, उनको भी बताया कि हमारी क्या केस चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंदर करके देंगे। तो हम वेट कर रहे हैं कि देखते हैं 1 महीने के अंदर क्या हमारे को रिजल्ट निकल के आता है इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट्स को लेते हुए। अजय जी, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कोई औद्योगिक संगठन ये कहता है कि हमसे सुझाव मांगे गए हैं, हमने डिमांड्स रखी हुई हैं, सरकार ने आश्वासन दिया। पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो या फिर बजट को लेकर जैसे इंडस्ट्री से सुझाव मांगे गए थे, या अभी डिप्टी सीएम के आगे भी आपने बजट से पहले सुझाव रखे, और अभी नया जो लेबर एक्ट बन रहा है उसको लेकर भी औद्योगिक संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन सरकार करती वही है जैसा मुझे लगता है। और कुछ औद्योगिक संगठन मुखर होकर नहीं बोलते कि जो करना होता है सिर्फ सहयोग की एक पीछे से पुश मिल जाए कि सरकार को प्रेज करे कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट, खासकर फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कहूँगी, संतुष्ट नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो बजट को देखना भी, जिन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जो चाहती है होगा वही। तो इंडस्ट्री को ना पहले फरीदाबाद की को कुछ मिला था और ना अब कुछ मिलेगा।
इसमें बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि जितनी भी हमारी सजेशंस होती हैं वो ली ज़रूर जाती हैं, हमें बुलाया ज़रूर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाके सिर्फ हमसे सुन के उसको एक तरफ कर दिया जाता है। और बाद में कह दिया जाता है कि औद्योगिक संगठनों के सुझाव से हमने उनको साथ लेकर नीति बनाई है। देखिए, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि उनका जो ध्येय होता है वो इस तरफ होता है कि हम गरीब तत्व के लिए, गरीब पॉपुलेशन के लिए बजट बनाएंगे। इंडस्ट्री के लिए हमारे को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री गरीबों का पेट भरने का काम भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री करती है। रोजगार नहीं देंगे तो शायद गरीब के घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा। सरकार हर एक घर का आकर चूल्हा नहीं जला सकती है। सरकार, हम जितने भी इंडस्ट्री है वो सारी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आज की डेट में जितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना है, स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट देना है, गवर्नमेंट चाहे तो इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए। चाहे उसके बाद कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआईसी जाती है या प्रोविडेंट फंड जाता है या जितने भी बाकी रेवेन्यूज़ जाते हैं, हम उसके अंदर पूरी कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। उसके बाद भी सरकार हमसे हमारी बातों को पूछ के उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। वो एक्शन लेती है सिर्फ कि हम सरकार उनको दे देंगे, गरीबों को देंगे। गरीबों को, अरे गरीबों को तो देने की तब नौबत आएगा जब पहले आप जिसने देने हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो दो। जब आप उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करोगे तो वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। जो उनकी डिमांड्स हैं उनको दो ना। हम यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉय करते जाएंगे लोगों को, हमारे पास काम ही नहीं रहेगा तो हम उन लोगों को बेरोज़गार कर देंगे। फिर वो क्या करेंगे? उसको फिर वो अपने आप गरीबी में जाएंगे। ये उल्टा चक्कर चलाने की जगह कि हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं, या ऊपर से अगर नीचे जाएं तो बेटर रहेगा। अगर ये ऊपर वालों को देंगे तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको प्रोवाइड, उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाएगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेटर जाएगी। जुनेजा जी, कहीं नहीं आप कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो फरीदाबाद में इतने बड़े बड़े औद्योगिक संगठन है, कहीं ना कहीं एकता की कमी है? यदि एकजुट होकर और मुखर होकर सरकार के सामने अपनी पक्ष रखेंगे, अपनी लेबर को साथ लेकर, क्योंकि वोटर है शायद सरकार, जैसे कई औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि ये टीस कहते हैं कि हम वोटर नहीं है, शायद सरकार इस बारे में हमें नहीं सोचती है। तो जब एकता में बल है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि वो एकता अगर दिखाएंगे और सुदृढ़ होकर दृढ़ इच्छा शक्ति से सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि ये सरकार या तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सहयोग करे, या फिर एक पैर पीछे उद्योगपति कर लेंगे, तो शायद समाधान निकल सकता है। केवल जैसे कहा जाता है कि बुक्का देने के लिए औद्योगिक संगठनों को इनवाइट किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, उसमें आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी संगठन हैं सारे अब एकत्रित हो रहे हैं, सब एक मिल के काम करने की बात कर रहे हैं, सब मिल के एजेंडा भी दे रहे हैं। लेकिन मिलकर एजेंडा देते हैं, लेकिन कुछ औद्योगिक संगठन, सपोज आपके पास 5 औद्योगिक संगठन है, तो उसमें से एक आध कोई ऐसा निकल जाता है जो ये आगे आकर कि क्योंकि सरकार के सपोर्ट में खड़ा होना चाहता है, तो वो कह देता है नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है और बाकी जो 4 संगठन है कहीं ना कहीं वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाते हैं। तो क्योंकि देखिए, मीडिया एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम आपकी बात पहुंचा सकते हैं, और उद्योगपति हमेशा ये डर में रहता है कि उसको आगे उद्योग भी करना है, लेकिन जब तक अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उनको दूध नहीं पिलाती है, ऐसा हमारे पूर्वजों के काल से चला आ रहा है। तो जब तक आप अपनी बात पूरी दृढ़ता से नहीं कहेंगे तो तब तक सरकार शायद आपकी ना सुने, और शायद ऐसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है। पानी, सड़क, सीवरेज, इससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैं इस चीज़ से आपकी सहमत हूँ और मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा, जितनी भी एसोसिएशन के प्रधान हैं बाकियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ को हम ये ना सोच के चलें कि ये हमारे से मेरी सरकार है, ये बीजेपी का, मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीजेपी है तो मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, कांग्रेस है तो मैं कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, या जेजेपी है। सब सरकार का काम कर रही है, लेकिन हमें जो अहदा दिया गया है, जब पद पे हम बैठे हैं, अगर हम किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं, इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, तो हमारे को इंडस्ट्री की बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको पूरी तरीके से कहा जाए, ना कि ये सोच के कि ये हमारे उसमें है। जिससे कि अगर हम पूरी बात कहेंगे तो आगे पूरी मैसेज जाएगा। वो इंडस्ट्री को पूरी हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं वो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उस इंडस्ट्री की समस्या को सरकार के समक्ष रखें, ताकि सरकार उसके ऊपर उसके एक्शन ले पाए और उसके ऊपर काम कर पाए। अजय जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि रोजगार देने की बात कर रही है, और जिस तरह से अब 75% वाला भी कानून आया है, दूसरी तरफ
उद्योगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रोजगार भी यहाँ से जाएगा। क्यों सरकार ये बात नहीं समझ पा रही है? क्योंकि रोजगार जाएगा तो क्राइम बढ़ेगा, साथ ही साथ सरकार की छवि भी प्रभावित होगी। जो नीचे बैठे अधिकारी हैं, क्या वो ये बात सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं? कहाँ कमी आप औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते समझते हैं? जो हमसे अभी एक पहले भी सलाहें मांगी गई थी कि हम ये नया लॉ लेके आने वाले हैं, तब भी हम लोगों ने इसको रेजिस्ट किया था कि इस तरीके से लॉ नहीं लेके आएँ कि हरियाणा के अंदर ये नहीं हो पा सकता। क्योंकि जब हम एक भारत की बात करते हैं, पूरे हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पूरा भारत एक है, हम एक नीति लाना चाहते हैं, एक टैक्स की बात करते हैं। जब एक कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर अनेकता की बातें नहीं करनी चाहिए हमारे को। ये बातें शोभा नहीं देती हैं कि हरियाणा सरकार हरियाणवी को ही नौकरी मिलेगी। आज की डेट में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणवी अनएम्प्लॉयड हैं कितने, आप वो बताओ, उसका डाटा लाइए, देखिए ना। और हमारे पास जितनी हमने पॉपुलेशन जिसको एम्प्लॉयमेंट दे रखी है वो कितने हैं। अगर कोई बाहर से आके हरियाणा के अंदर आज नौकरी कर भी रहा है तो रेवेन्यू तो हरियाणा को दे रहे हैं, वो रेजिडेंस तो यहीं का बना हुआ है। अल्टीमेटली तो बेनिफिट हरियाणा को ही हो रहा है। हरियाणा के लोग जितने भी आज भी नौकरी चाहते हैं उतनी नौकरी हमेशा अवेलेबल रही हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आके जाके देखेंगे तो आप हरियाणवी से आपको मिलेंगे ही नहीं जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। अजय जी, बिल्कुल मैं एक थोड़ा-सा स्पष्ट आपसे उत्तर चाहूँगी कि आपने कहा कि सुझाव माँगे गए हैं और माँगे जाते हैं। जब रिप्लाई नहीं आता है, मेरे ख़्याल से अधिकतर का ना रिप्लाई आता है, ना वो ठंडे बस्ते में या कागज़ी कार्रवाई में हो जाते हैं। तो अगली बार क्या सुझाव माँगे जाते हैं, तब मन में क्या ख़्याल आता है? देखिए, यहाँ मैं आपसे बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे पीछे भी आया था तो हमने हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी मैंने अपना पत्र भेजा था, जिसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट जो लेबर का लॉ इन्होंने 2 मार्च को निकाला, हमने 8 मार्च को चिट्ठी निकाल के वहाँ भेज दी थी। अभी इन्होंने हमसे कहा है कि लेबर लॉ को लाना चाहते हैं, तो उनके जो वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे मिस्टर वी एस कुंडू जी, उनके लिए इन्होंने लेबर डिपार्टमेंट से इन्होंने कि लेटर आया है कि आप अपनी सजेशन दीजिए। हमने उसके लिए भी सजेशंस, उम्मीद है कि कोई सजेशन इम्प्लीमेंट होगा, सच्चे मन से आप बताइए। ये उम्मीद करना बड़ा पास्ट एक्सपीरियंसेस से बताइए। पास्ट एक्सपीरियंसेस तो ये लगता नहीं कि हमारी कोई सजेशंस को माना जाएगा। जी, बिल्कुल देखिए अजय जुनेजा जी हमारे साथ थे, बहुत स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से उन्होंने उद्योगपतियों की टीस रखी है। जब फरीदाबाद रेवेन्यू देने में गुड़गांव से पीछे नहीं है, 2 नंबर पर आता है, तो ऐसे में सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है और ये औद्योगिक स्वरूप ना बदले और जिस तरह से विश्व में फरीदाबाद का नाम है, उस नाम को धब्बा ना लगे, वो नाम कहीं धूमिल ना हो जाए, इसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। नहीं तो अभी जो उद्योगपति हैं वो धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि फरीदाबाद के उद्योगपतियों का विरोध सरकार को झेलना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फरीदाबाद के उद्योगपति ऐसे हैं जो सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं और यदि ये साथ छूट गया तो सरकार के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनके सुझावों को ठंडे बस्तों में डाल देती है या फिर जिस तरह से चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सुझाव मांगकर चले जाते हैं, उन सुझावों पर कुछ अमल भी किया जाता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।